तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये आइल्स है क्या? आइल्स एक लैंग्वेज का कोर्स है जो कि स्टडी वीज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि वर्क वीज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दुनिया के किसी भी मुल्क में आपने जाना है तो सबसे पहले एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने आइल्स किया हुआ या नहीं किया हुआ। मेरे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, काफ़ी सारे शहरों से, काफ़ी सारे मुल्कों से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉक न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली। आप जब भी स्टडी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा या फिर विज़िट वीज़ा का सोचते हैं तो एक सवाल आपसे ज़रूर होता है कि क्या आपने आइल्स किया है या नहीं किया। हाल ही में एक रिसर्च की गई जिसके मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया कि 30 से 40% जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो नौजवान तलबा और तलबात की है, वो नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही मौलम के पास जाएंगे जो अरसा दराज से इसी शोबे के साथ वाबस्ता है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये इतना मुश्किल है और इसको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है, और आखिरकार ये चीज़ है क्या, आइल्स है क्या, और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। तो चलिए, ब्लॉक न्यूज़ की टीम आपको लेकर चलेगी उसी मौलम के पास और जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये है क्या। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर दानी साहब के पास, जो कि अरसा दराज से इसी शोबे के साथ वाबस्ता हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइल्स आखिरकार है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया दानी साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा है, और हम अपना बिला ताखीर अपने सवालात का जो सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये आइल्स है क्या? आइल्स एक लैंग्वेज का कोर्स है जो कि स्टडी वीज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि वर्क वीज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दुनिया के किसी भी मुल्क में आपने जाना है तो सबसे पहले एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने आइल्स किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो अगर आपने आइल्स किया हुआ आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपने आइल्स किया हुआ तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपने आइल्स किया हो तो आपने यूके मैरिज वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आखिरकार ये किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, आखिरकार इसके कौन से मॉड्यूल्स हैं टोटली जो आइल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा डिटेल में बताऊँ तो आइल्स की कई टाइप्स हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आइल्स, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, और स्टैंडर्ड आइल्स के अंदर दो मॉड्यूल हैं बेसिकली, आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल ट्रेनिंग। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर लेवल आइल्स की, तो ये एक अपॉर्चुनिटी दी है आजकल कैम्ब्रिज ने, या कह लें ब्रिटिश काउंसिल ने, या IDP ने, कि अगर आप राइटिंग नहीं कर सकते, आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप अच्छे कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, तो आप जो है वो आइल्स कंप्यूटर पे दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप घर बैठ के आइल्स नहीं दे सकते, आपको सेंटर में जाना होगा, राइट। उसके बाद अगर इसकी मज़ीद अगर बात करूँ तो UK स्पाउस वीज़ा के लिए आइल्स लाइफ स्किल्स इस्तेमाल होता है, और अगर UK वीज़ा अप्लाई करना है स्टडी तो आपको आइल्स UK VI में अपीयर होना होगा। अगर दुनिया के किसी भी बाकी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको आइल्स स्टैंडर्ड आइल्स में अप्लाई करना होगा वीज़ा। ठीक है, तो इसके मॉड्यूल्स कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से चीज़ें क्लियर करना होगी स्टूडेंट्स ने? आइल्स के अंदर अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड आइल्स की या आइल्स UK VI की, तो उसमें 4 बेसिक मॉड्यूल है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये 4 किस्म के टेस्ट आपके किए जाते हैं। अगर आप बात करते हैं आइल्स लाइफ स्किल्स मैरिज वीज़ा के लिए, तो उसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल टेस्ट होते हैं, जो कि है लिसनिंग और स्पीकिंग। अब ये डिफरेंट वेज़ हैं जिनके ज़रिए ब्रिटिश काउंसिल या AO या IDP आपकी टेस्टिंग करती है। लिसनिंग में 4 सेक्शंस होंगे, डिफरेंट तरह से सवालात होंगे, उनके मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, उनकी ब्लैंक्स हो सकती हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसी तरह अगर रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग में मल्टीपल चॉइस आ सकती हैं, ब्लैंक्स आ सकती हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकती हैं, मैचिंग हेडिंग्स आ सकती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। और अगर राइटिंग की बात करेंगे, राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 इज़ कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग एंड टास्क 2 इज़ कॉल्ड एसे राइटिंग। और स्पीकिंग की बात करेंगे तो स्पीकिंग में टोटल 3 पार्ट्स हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट 1 विल बी एन इंटरव्यू, उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद एग्जामिनर सेकंड पार्ट में आपको एक क्यू कार्ड देगा, उस कार्ड के अंदर एक टॉपिक होगा, टॉपिक के अंदर 3 लिमिट्स होंगी, और एग्जामिनर आपको 1 मिनट का टाइम देगा सोचने के लिए। ही विल प्रोवाइड यू पेपर एंड पेंसिल एज वेल, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग यू आर अलाउड टू राइट। और वो लिखा हुआ चेक नहीं होगा, वो एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, आप उस वहाँ पे इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, रोमन में लिखें, इट्स अप टू यू। उसके बाद एग्जामिनर कहेगा नाउ यू विल हैव टू स्पीक एट दिस टॉपिक फॉर अप टू 2 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली, फिर आपको उसके ऊपर 2 मिनट लगातार बोलना है।
The examiner will never ever interrupt you in any case. He will let you to speak as much as you can. Even if you are using weak vocabulary, your grammar is wrong, your sentence structure is not good, he will let you to speak. Then the third part will begin. In this part, the examiner will ask some questions relevant to the previous part. In this part, the examiner will check that the words that you have spoken in the previous part, the idea जो कि आपने पीछे दिया, क्या वो आपका अपना आइडिया था या वो एक रटा रटाया मजमून था. अगर वो आपका अपना आइडिया होगा तो यहाँ पे आप उसके जवाब दे सकेंगे. अगर वो आपका अपना आइडिया नहीं होगा तो यहाँ पे जवाब नहीं दे सकेंगे. अच्छा, आपने ये बताया कि 150 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आइल्स वगैरह कर रहे हैं या डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास, तो क्या समझते हैं कि कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा मुश्किल है? जो मेरे पास रिसर्च है, जो मेरी टीम ने काम किया, उन्होंने ये मुझे बताया कि जो रीडिंग है, ठीक है, रीडिंग के अंदर जो है सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना पेश है. तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि यह वाकई रॉकेट साइंस है या इसको भी किया जा सकता है? आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है. रीडिंग में स्टूडेंट के स्कोर कम आते हैं. उसके पीछे वजह क्या है? रीडिंग ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो एक पैसेज उनको स्टूडेंट को देंगे और स्टूडेंट को ऊपर से देख के उसको पढ़ना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता. वहाँ पे अब रीडिंग की अगर थोड़ी सी डिटेल बताऊँ तो इन रीडिंग देयर विल बी 3 पैसेजेस एंड देयर विल बी 40 क्वेश्चंस. 40 क्वेश्चन, 3 पैसेजेस. ईच पैसेज विल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 900 वर्ड्स. It means that in total there will be 2700 words. 2700 अल्फाज को अगर एक बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा तो इट विल टेक ह्यूज टाइम. और उसके बाद अगर वो 40 क्वेश्चन को सॉल्व भी करेगा और उसके बाद एक आंसर शीट होगी जिस पे आंसर ट्रांसफ़र भी करने होंगे, तो दैट इज़ बिट हैवी टास्क. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं, लाइक स्किमिंग, स्कैनिंग. कई दफ़ा ये होता है कि पैसेज को पहले पढ़ा जाता है, स्किम किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता. बेसिकली यू नीड टू आइडेंटिफाई द मेन इन्फॉर्मेशन गिवन द पैसेज, और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ा जाता है. क्वेश्चन में कीवर्ड को अंडरलाइन करके उसको स्कैन किया जाता है. कई दफ़ा क्वेश्चंस को पहले पढ़ा जाता है और उसके बाद स्कैन की जाती है इन्फॉर्मेशन. स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सारा थारोली रीड करना शुरू करते हैं. और जो मेन चीज़ स्टूडेंट हमारे एरिया के, वो कहते हैं कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि हमारा इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं होता है, उससे इंग्लिश के साथ हम इन टच नहीं होते. तो यहाँ पर एक और सवाल, पेंडू स्टूडेंट जो हैं वो आइल्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. उसके लिए सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए. इफ़ यू आर कमिटेड आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है तो नहीं कर सकते. कमिटमेंट क्या है? जैसे मैं अभी बात कर रहा था वोकैबुलरी की, लोग कहते हैं हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है. शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा या शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको आइल्स में सारे वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे. ऐसा मुमकिन नहीं है. हमने क्या करना है, हमने टेक्निक के साथ उन वर्ड्स को डील करना है. हम उस वर्ड को एज इट इज़ वही वर्ड उसका मीनिंग ले लें, उसके आगे पीछे पढ़ के उसकी सिचुएशन को क्लियर करें कि वो सिचुएशन है क्या, उसका ओवरऑल मीनिंग क्या बन रहा है, ना कि उस लफ्ज़ के ऊपर स्टक हो जाएं. हो सकता है वो लफ्ज़ हमारे किसी भी आंसर के अंदर इस्तेमाल ही ना हो. और रीडिंग में एक और चीज़, हमें कोई लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने. अब मैक्सिमम आंसर की बात करूँगा, यू कैन नॉट राइट मोर देन 3 वर्ड्स. It means that you have to write only 3 words. In some of questions you have to write only 2 words. In some questions you have to write only 1 word. या फिर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस A, B, C, लंबे छोटे आंसर नहीं है जी. यानी कि अगर आप एक से जितना उन्होंने कहा है उतना नहीं करेंगे तो आपका वो सवाल जो है वो गलत तस्वर किया जाएगा. यस, मतलब अगर उन्होंने लिखा राइट नो मोर देन 1 वर्ड और आप 2 वर्ड लिख देते हैं और एक हिस्सा वही है जो आंसर के अंदर है, लेकिन आपने 2 अल्फाज लिख दिए हैं, तो वो गलत कंसिडर होगा. सर हमें ये बताइए कि आइल्स के फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं? देखिए, नुकसान तो कोई भी नहीं है. इनकेस अगर मैं कहूँगा आइल्स कर ले तो आपको बहुत बड़ा नुकसान तो किसी किस्म का नहीं है, लेकिन कुछ है वो मैं बाद में बताता हूँ. पहले मैं फ़ायदे की तरफ चलूँगा. आइल्स करने का फ़ायदा ये है कि आइल्स गिव यू अपॉर्चुनिटीज़. आपने FA किया, आपने BA किया, आपने MA किया, कोई भी डिग्री आपकी है, जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट पूछेंगे, आइल्स किया हुआ. आइल्स में कितने बैंड्स हैं? आप कहते हो आइल्स में मेरे 6.5 बैंड है, 7.5 बैंड है, आपके अच्छे बैंड्स आ गए हैं, तो आप किसी भी कंट्री में, किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं. लेकिन अगर आपने कहा नहीं सर मैंने तो आइल्स नहीं किया, या अगर आइल्स किया है तो मेरे आए हैं 4 बैंड्स, तो आप एलिजिबल ही नहीं है कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करने की. तो बेसिकली आइल्स करने का फ़ायदा ये है कि आइल्स गिव यू अपॉर्चुनिटीज़. आपका फ्यूचर बन जाएगा, आपका करियर बन जाएगा इफ़ यू हैव आइल्स सर्टिफिकेट विद गुड बैंड्स. अब आते हैं नुकसान की तरफ. मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हमारी तहसील के बाहर हैं. कोई जर्मनी में है, कोई नॉर्वे में है, कोई कनाडा में है, कोई इटली में है, कोई स्पेन में है. तो हर घर के बच्चों का ये होता है मेरे अब्बा जी बाहर हैं, मेरा तो बड़ा भाई बाहर है, वो पैसे भेज देता है, तुमने क्या करना है, मेरा बड़ा भाई बाहर होता है,
भाई इसलिए वो आइल्स नहीं कर पाते। और वो क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया करते हैं। नुकसान ये है, वो यहाँ पे आते हैं, मेरी फ़ीस देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बुक परचेज करते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद या गुजरात या मीरपुर जो सेंटर्स हैं वहाँ जाके एग्ज़ाम देते हैं, उसकी एग्ज़ाम की फ़ीस देते हैं। तो ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये का ख़र्चा होता है और वो स्टूडेंट कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आइल्स एक मुश्किल चीज़ है, आइल्स एक आसान नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि बंदा कहे कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उसको कमिटमेंट के साथ करें, डेली आएँ, डेली करें, डेली बेस पे अपना टास्क करें, घर जाके पढ़ें, आइल्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन अगर आप घर जाके टाइम नहीं देंगे, आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, अपने माँ बाप का पैसा भी ज़ाया करेंगे, अपने फ्यूचर को भी तबाह करेंगे। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स नहीं कर पाते? वो स्टूडेंट्स जो घर जाके नहीं पढ़ते, इसको घर जाके टाइम नहीं देते या एक टीचर की बात को नहीं मानते। बहुत ही अहम सवाल, जैसा कि कोविड में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए हैं और उनको ये कहा गया है कि आपने ऑनलाइन जो है स्टडी प्रोवाइड करनी है अपने स्टूडेंट्स को, तो इस हवाले से आपने क्या किया है? ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है। कोविड जैसे पिछले 6 महीने इदारे सारे बंद रहे, मेरा इदारा तो बंद रहा लेकिन मेरी क्लासें एक दिन भी बंद नहीं हुई। जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे अगले दिन ही हमने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं इससे पहले भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, काफ़ी सारे शहरों से, काफ़ी सारे मुल्कों से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो अभी भी जब हाल ही में गवर्नमेंट में दोबारा अनाउंस किया कि तमाम तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे और जनवरी की डेट भी दी उन्होंने, हमने भी एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर उसी वक्त अपना इदारा बंद कर दिया और साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी। यानी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए चंद कमिटमेंट्स चाहिए। यानी कि आप हमें ये भी बता दें कि नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं इसके साथ ही। जी बिल्कुल, मैं पहले फ़ायदे बताऊंगा फिर नुकसानात बताऊंगा। जैसे मैंने पहले भी आपको फ़ायदे बताए फिर नुकसान बताए। फ़ायदा ये है कि आप अपने घर में बैठ के अपना काम कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। अब अपने घर में बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, आइल्स कर सकते हैं, कोई भी और लैंग्वेज कर सकते हैं। और आपको किसी भी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आते हैं नुकसानात की तरफ। नुकसान ये है कि आजकल जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने क्लास ज्वाइन की, अपना माइक म्यूट किया और फिर सो गए, या फिर घर के कामों में मसरूफ़ हो गए। ऐसे बच्चे वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, वो हमें धोखा नहीं दे रहे होते, वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे होते हैं, वो अपना फ्यूचर तबाह कर रहे होते हैं अगर वो ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस को देखें, मेरी क्लास में कोई बच्चा माइक म्यूट करके बैठ नहीं सकता, क्योंकि हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती है। जब भी मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट लेज़ी हो रहा है, उससे फ़ौरन कहा जाता है कि अपनी वीडियो ऑन कर लो। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि घर में बैठना तो सेपरेट रूम होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे क्लासरूम में हैं। आपके घर वाले आपके पीछे नहीं होने चाहिए। आपको एक टेबल पे बैठना है, मोबाइल को स्टैंड के अंदर रखना है और एक चेयर पे बैठना है। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बेड पे लेट के आप पढ़ रहे हो या कहीं पे भी सोए सोए आप उठ के पढ़ रहे हो। आपको वीडियो किसी वक्त ऑन करनी पड़ सकती है। इट मीन्स के मुँह धो के आपने स्टडी को शुरू करना है। तो फ़ायदे ये है कि अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करें या किसी भी और इदारे की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स लेक्चर्स तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे होते। जब पार्टिसिपेट नहीं करवाते तो स्टूडेंट वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं या वो ये काम करना शुरू कर देते हैं कि ना पढ़ो खैर ये। लेकिन मेरा काम क्या होता है कि जो ही क्लास स्टार्ट होगी, हर एक की ऑडियो भी ऑन होगी, हर एक की वीडियो भी ऑन होगी, हर एक को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, हर एक से सवाल पूछे जाएंगे। जब हर एक बच्चा जवाब देगा, हर एक बच्चा बोलेगा, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियसली वो ध्यान देगा। तो मेल्स और फीमेल्स की क्लासेस अलग अलग होंगी? मेरी जितनी भी क्लासेस है, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑनलाइन हो, सेपरेट क्लासेस होती हैं, लड़कों के अलग लड़कियों के अलग। ये मेरा शुरू से ये एक रूल है। आखिरी सवाल की जानी बढ़ेंगे। दानी साहब, आप हमें ये बताएं कि आइल्स के अलावा, जहाँ पर मैं बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह देख रहा हूँ यहाँ पे आपके, तो मुझे ये बताइए कि इसके अलावा कौन से जो कोर्सेज़ हैं जो आपके इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं? देखिए, मैं 8 ज़ुबानें पढ़ा रहा हूँ। आई कैन टीच जर्मन, नॉर्वेजन, डैनिश, स्वीडिश, डच, स्पेनिश, इटालियन एंड इंग्लिश। आइल्स इंग्लिश वो एंड पे जाता है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे 12 साल हो गए हैं ये लैंग्वेजेस पढ़ाते हुए।
जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर दानी साहब की, जो कि अरसा दराज से खारियाँ के वस्त के अंदर जो है अपना एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्हीं के स्टूडेंट्स हैं और आजकल वो बैरून मुल्क में जॉब्स वगैरह कर रहे हैं आइल्स के ज़रिए। सो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। जी बिल्कुल, और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए ब्रॉक न्यूज़। अपने कारोबार की बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट के लिए और पब्लिसिटी के लिए ब्रॉक डिजिटल मार्केटिंग का इंतखाब करें और नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें।